बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को बीएचयू के इंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, लेकिन ये पेपर न सिर्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बल्कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टीजीटी, पीजीटी या फिर नीट और जेई के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इनको आप ध्यान से देखें, समझें। इस तरह की क्वेश्चनों की श्रृंखला हम अनवरत जारी रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर आज का। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस इज 4 times फास्टर देन O2, CO2, SO2 और NO2। देखो बच्चों, यहाँ पर हीलियम गैस का डिफ्यूजन रेट पूछा गया है कि किस गैस से 4 times ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग सीधे से यूज करेंगे ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। देखिए, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या है, आप जानते हैं। फार्मूला है R1/R2 इक्वल टू √M2/M1 और R1/R2 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 4 है। हीलियम R1 R2 का 4 times है और आप हीलियम का मोलर मास M1 जानते हैं कि 4 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि R1/R2 की जगह पे 4 लेने पर 4 इक्वल टू होगा M2/M1 की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी √M2/4 हो जाएगा। फिर हम अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 16 इक्वल टू M2/4, देन M2 इक्वल टू आ जाएगा 64। अब आप देखिए, जो भी गैसेस यहां दी हुई हैं उनमें से SO2 का मोलर मास 64 है, अतः यहां पर करेक्ट आंसर होगा SO2। इसी तरह से बच्चों, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैस फेज CO + ½ O2 गिव्स आउट CO2, Kp/Kc की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें Kp एंड Kc का रिलेशन देखना है। अब आप लोग देखिए, जानते हैं कि Kp जो होता है और Kc में रिलेशन है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n, where delta n is the difference of Np minus Nr, both should be gaseous। यानी गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट के टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के टोटल मोल को हमें निकालना है। तो यहाँ पर Np गैसियस कितना है 1, माइनस Nr गैसियस कितना है, CO 1 है, O2 ½ है, दोनों गैसियस हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 and ½ हो जाएगा। इनका डेल्टा n की वैल्यू क्या आ गई, -½ इस तरह से डेल्टा n की वैल्यू -½ आती है। आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर -½ अब Kp Kc इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा Kp/Kc इक्वल टू RT पावर -½ 10 रेशियो ऑफ Kp/Kc RT पावर -½ के इक्वल होगा। तो देखिए, राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, HF, HCl, HNO3, H2SO4। यहां पर अगर आप देखिए तो H2SO4 एंड HNO3 दीज आर द ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं रिलेटिवली,
तो हम अगर HCl और HCl को देखते हैं, यहां पर HF और HCl में ही हमें देखना है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ये दोनों ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब देखिए हाइलोजेंस में आप जानते होंगे कि बच्चों हाइलोजेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ HF से HI तक बढ़ता है। HCl टू HI ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। HF से ज्यादा HCl का होता है, HCl से ज्यादा HBr का है और HBr से ज्यादा HI है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक HI होता है और सबसे कम HF होता है। तो यहां पर आप HF इज द करेक्ट आंसर आपका होगा कि सबसे वीक एसिड यहां पर HF है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस पोर्शन से, इस रिलेशन से HF, HCl, HBr, HI से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यही हो सकता है कि व्हाई HF इज द वीकेस्ट एसिड एंड HI इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आप जानते रहिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे तगड़ा है, इसलिए आसानी से डिसोसिएट होकर के H+F- में डिसोसिएट नहीं होता है, अर्थात ये आसानी से H+ आयन नहीं देता है। HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, अतः ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और देता है H++I- और I-F- से ज्यादा स्टेबल होता है बड़े साइज के नाते। तो इस तरह से बॉन्ड, पुअर बॉन्ड स्ट्रेंथ और I- की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है और HF कम है, और इसी सीक्वेंस में बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे घटेगा। यही कारण है कि एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इन चारों का कंपैरिजन अगर आता है तो उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, उसका भी आंसर दे सकते हैं। देखो बच्चों, एक पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये पर्पज होना चाहिए कि हम कई पेपर सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करें, एबिलिटी डेवलप करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे होते हैं और रिवीजन या कंपटीशन के प्रिपरेशन का यही सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे निकाल लेते हैं, कैसे उसको क्लियर करते हैं। अदरवाइज रट करके कभी भी किसी कंपटीशन को बीट करना आज के समय में आसान नहीं है। तो आप लोग हमेशा हर क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिए और देखिए कि इस क्वेश्चन से आपको कितनी नॉलेज मिल रही है, कितने इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं। उसका यूज जब आप करना सीख जाएंगे तब वास्तव में आप किसी भी कंपटीशन में बड़े आसानी से सक्सेसफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। आप जानते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी सब्सटेंस के नेचर पर नहीं डिपेंड करती हैं, केवल उनके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों ही सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और सॉल्यूट के नेचर पे ये नहीं डिपेंड करते हैं, केवल उनके पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। कुछ चीजें ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, कुछ ऑप्टिकली नहीं एक्टिव होते हैं, ये उस सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज द 6% solution of urea is isotonic with। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना होगा कि वास्तव में 6% सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक की मीनिंग क्या होती है। आइसोटोनिक की मीनिंग होती है द सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure
आर कॉल्ड आइसोटोनिक, यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप देखिए यहां पर अगर हम देखें तो आप देखें ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है पाई इक्वल टू सी आर टी। अब बच्चों अगर दो सॉल्यूशन हम लेते हैं, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सेम है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, तो ऐसे केस में सेम टेम्परेचर पर आर टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। एट सेम टेम्परेचर आर टी पूरा कांस्टेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि C1 इक्वल टू होगा C2। तो यहां पर क्वेश्चन में जब किसी भी सोल्यूशन का आइसोटोनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो हमें कंसंट्रेशन निकाल लेना चाहिए, और कंसंट्रेशन जिनका भी सेम होता है वो सोल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं। अगर हाइपरटोनिक पूछना है तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वो हाइपोटोनिक होते हैं। यानी 3 टर्म याद रखिए। आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा, और हाइपो का मतलब लेस या कम होता है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक 3 सोल्यूशन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, ये आप जानते होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे अपने। अब हमें देखना है कि 6% यूरिया अगर हमें देखना है NH2CO NH2 दैट इज द यूरिया, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन इसके आइसोटोनिक सोल्यूशन का होगा। तो इसका कंसंट्रेशन अगर हम मोलरिटी में कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, देखिए 6% का मतलब क्या है, 6 ग्राम इन 100 ml। इसका मतलब कि W इक्वल टू 6 ग्राम है एंड वॉल्यूम इक्वल टू 100 ml है। और अब आप मोलरिटी निकाल लीजिए, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन V ml में। तो आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। W इक्वल टू 6 है, M 60 आता है, आप NH2CO NH2 का निकालिए मोलर मास, तो इसके लिए M इक्वल टू 60 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 60 हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन V 100 है, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 10 इससे कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल होगा, यानी हो जाएगा 1 m सॉल्यूशन। तो 6% यूरिया इज इक्विवेलेंट टू 1 m यूरिया। अब जिस भी सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन 1 m होगा वो सभी 6% यूरिया के आइसोटोनिक होंगे। तो अब आप अपने मेन क्वेश्चन में आइए और देखिए कि किस ऑप्शन में 1 m कंसंट्रेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ ऑप्शन, उसमें दिया है 1 m ग्लूकोज, दैट इज द राइट आंसर। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 m ग्लूकोज जो होता है वह 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का आइसोटोनिक होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर 152, 128 एंड 111 Simon centimeter square mole inverse respectively. What would be the molar conductivity of NaNO3 in same unit? तो देखिए यहां पर 3 साल्ट दिए हुए हैं। वो साल्ट कौन कौन से बच्चों, KCl, NaCl और KNO3। इनकी वैल्यूज दी गई हैं। NaNO3 का आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप कोलाउस लॉ को देखिए तो उसके अकॉर्डिंग हर आयन का मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां से अगर इन साल्ट से हम Na और NO3 को निकाल सकें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जिस साल्ट में Na और NO3 हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी जुड़ेंगी, यानी KNO3 एंड NaCl, इनकी मोलर कंडक्टिविटी जोड़ लीजिए और इससे KCl को माइनस कर दीजिए, NaNO3 की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। दैट इज द रिलेशन लेमडा नॉट NaNO3 इक्वल टू लेमडा नॉट KNO3 प्लस NaCl एंड माइनस K नॉट Na लेमडा नॉट KCl।
तो यहाँ पर बच्चों देखो, इसकी जब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आता है 87। दैट मीन्स 87 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पर 87 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो हमें कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 0.01 m कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। तो बच्चों यहां पर देखिए क्लियर कट एकदम है कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है। तो सीधा सा है, जब भी कंसंट्रेशन इफेक्ट के से हमें निकालना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहां अगर हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं देखिए, तो नस्ट इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Cu/Cu2+। अब बच्चों देखिए सबसे पहले यहां पर Cu/Cu2+ कैसे हम लिखते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए पूछा जाता है तो आप उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इक्वेशन लिखिए। रिडक्शन इक्वेशन Cu2+ का क्या है, Cu में Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, और यहां पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को उसी तरह से लिखते हैं जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए लिखते थे। तो यहां पर हो जाएगा Cu/Cu2+। बट Cu का कंसंट्रेशन बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसके कंसंट्रेशन को किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी माना जाता है, सिंगल माना जाता है। तो इसको हम 1 ले लेंगे, और अगर TFR की वैल्यू हम पुट कर दें तो एक सिंपल सा इक्वेशन है, हमेशा आपको याद होना चाहिए कि 298 केल्विन पर इस पूरे के पूरे फार्मूले का सोल्यूशन ले लेते हैं, तो हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.059/n पूरे कैलकुलेशन के बाद log 1/Cu2+। अगर यहां हम वैल्यू पुट करें ई नॉट सेल की, एंड ये हो जाएगा 0.059/n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देते हैं। इस तरह से अगर नंबर ऑफ n आप पुट करेंगे log 1/Cu2+ कर देंगे बेटा। तो Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में 0.01 m दिया है। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059/2 log 1/0.01, दैट इज 0.34 माइनस 0.059/2 log, यहां पर 1.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻², और 10⁻² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻², एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059/2 log 10⁻² को हम लिख सकते हैं 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 0.34 माइनस 0.059, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.281 वोल्ट। तो देन दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप आइए अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस A and B is given by the rate equal to K A⁴n B⁴m on the double concentration of A and half concentration of B. The ratio of the new rate to earlier rate of the reaction will be। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है,
दो कंसंट्रेशन चेंज करके आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए R1 इक्वल टू दिया हुआ है K इक्वल टू A पावर N इंटू B पावर M। नेक्स्ट क्या दे रहा है, R2 इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा K, A का कंसंट्रेशन हम कर देते हैं, कंसंट्रेशन A का हम डबल करेंगे यानी 2A इंटू पावर N इंटू B अपान 2 पावर M। देखो बच्चों यहां पर हम कर देंगे इसको इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन और 1 और 2 का हमें रेशियो निकालना है, बट ये क्या करें न्यू का अर्लियर से, यानी R2 और R1 का निकालना है, तो हम करेंगे R2 अपान R1, K से कैंसिल होगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 2A पावर N इंटू B अपान 2 पावर M ओवरऑल अपान A पावर N इंटू देखिए A पावर N इंटू B पावर M। इसमें थोड़ा सा आपको ये करना है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर N इंटू A पावर N इंटू 1 अपान 2 पावर M इंटू B पावर M अपान हो जाएगा A पावर N इंटू B पावर M। आप मैथ में जानते हैं कि अगर दो नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन है तो हम उनको पावर में अलग कर सकते हैं, यानी 2A पावर N को लिख सकते हैं 2 पावर N इंटू A पावर N। ऐसा हम अगर करते हैं तो A पावर N से B पावर N से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2 पावर N इंटू 1 अपान 2 पावर M। 2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर N इंटू 2 पावर माइनस M, यानी 2 पावर N माइनस M आप कर सकते हैं। तो ये हुआ R2 अपान R1 इक्वल टू 2 पावर N माइनस M। अब आप अपने ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर है 2 पावर N माइनस M, दैट इज इक्वेशन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन A gives out B is 80 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ द रिएक्शन इज 200 kg पर मोल। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन B to A वुड बी 280, 120, 80 या 40। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके देखा है, तो देखिए ये कितना आ रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो बच्चों एक ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ अप साइड एनर्जी यहाँ इंक्रीज कर रही है। ए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस इज द ए रिएक्टेंट है इन टर्म ऑफ एनर्जी, और ये है बी प्रोडक्ट। ए टू बी में एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहां पर बी की एनर्जी कम होगी, ए की एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप देखें इन दोनों का गैप क्या है, ये है 200 सीधा सा, और ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, अब आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर ऊपर बनता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, यहां तक की एनर्जी का गैप होता है। तो ये एनर्जी है आपकी ए भी हम कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू दिया है 80 किलो जूल है ए टू बी के कन्वर्जन में। अब ये पूछ रहा है कि अगर बैकवर्ड रिएक्शन चलता है यानी बी से ए की तरफ रिएक्शन जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो देखिए बी से ईटी का जो गैप है ये वाला, दैट विल बी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब बच्चों देखो ये गैप ई ए बी कितना है 80 है, नीचे का गैप कितना दिया है 200, तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक का गैप क्या हो जाएगा 200 प्लस 80, दैट मीन्स 280 kg किलो जूल। तो इस तरह से 280 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। इसको हमने यहां पर सॉल्व करके आपको अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे उसके लिए बताया है, सेम चीज है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेज, इट वर्क्स बाई। बच्चों यहाँ देखिए ये बहुत सिंपल सा है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है कलरिंग मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ये एक एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है। एडजॉर्ब कर लेता है वो कलर पार्टिकल को जहां पर भी डाला जाता है, इस तरह से प्योर मैटर को अलग कर देता है और कलर इम्प्योरिटीज को अलग कर देता है। तो एक्स का आंसर एडजॉर्प्शन करेक्ट है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड KMnO4 इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जब ऑक्जेलिक एसिड को KMnO4 से हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है धीरे धीरे अपने आप रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में होता क्या है, देखिए कि जब हम KMnO4 को यूज करते हैं तो धीरे धीरे KMnO4 Mn2+ में रिड्यूस होने लगता है और यहां पर Mn2+ जो बनता है ये एक्चुअली एक कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। इसका मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट इटसेल्फ एक्ट्स एज द कैटालिस्ट, देन दिस प्रोसेस विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटलिस्ट। तो यहां पर आंसर क्या है? ऑटो कैटालिसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th क्या है? 12th क्वेश्चन इज विच इज मोर पावरफुल टू कोआगुलेट द नेगेटिव कोलाइट। अब बच्चों देखो किसी नेगेटिव कोलाइट को अगर कोआगुलेट करना है तो पॉजिटिव आयन होगा। यहां पर K4 है, Na है, जिंक है और Al है। इनके चार्ज अगर हम देखें कैटाइंस के, K पर +1 है, Na पर +1 है, जिंक पर +2 है, Al पर +3 है। तो बहुत क्लियर कट है कि एक आपने पढ़ा होगा हार्डी-सुलजे रूल, और हार्डी-सुलजे रूल ये कहता है कि कोआगुलेटिंग आयन की कैपेसिटी उसके वैलेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोआगुलेटिव पावर भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर Al+3 बिकॉज सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर ये सबसे ज्यादा इसका कोआगुलेटिंग कैपेसिटी होगी। तो दैट इज द 4th इज राइट आंसर। हार्डी-सुलजे रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं कि डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ बोरान लीड्स टू N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, मेटल इंसुलेटर। बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम 14th ग्रुप के किसी मेंबर को, जैसे सिलिकॉन है, इसको हम 13 ग्रुप्स के किसी मेंबर से, जैसे बोरान और एल्युमिनियम है, इनसे अगर हम डोप करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। 13 ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, बैलेंस शेल में केवल 3 होते हैं, सिलिकॉन के 4 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज डोपिंग से डिफिशियंसी क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को हम पॉजिटिव होल मानते हैं और उसी के नाम पर इसका नाम P टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया है। तो हमें कह सकते हैं कि 13 ग्रुप P टाइप और 15 ग्रुप N टाइप सेमीकंडक्टर देता है। P टाइप में बोरान और एल्युमिनियम है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं हमेशा बोरान ही पूछा जाए, एल्युमिनियम भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से N टाइप को कौन देता है डोपिंग से? फास्फोरस और आर्सेनिक। तो आपको याद रहना चाहिए 15 ग्रुप 13 ग्रुप, बिकॉज यहां पर 13 ग्रुप बोरान लिया गया है तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, विच ऑफ द पैरामीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर? ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी या मोलरिटी। आप एक चीज जान लीजिए, नॉर्मेलिटी हो, मोलरिटी हो, ग्राम पर लीटर हो या मोलरिटी हो, कंसंट्रेशन या तो ग्राम पर लीटर होते हैं या ग्राम पर किलोग्राम में है। यहां पर एक चीज जो ध्यान देना है वो ये है कि वास्तव में टेम्परेचर पर मास नहीं डिपेंड करता लेकिन वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। ग्राम पर लीटर, आप लीटर वो इन्वॉल्व है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर
लीटर होता है, मोलरिटी ग्राम मोल्स पर लीटर होता है। तो ये तीनों वॉल्यूम इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। बट मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि यहां पर वॉल्यूम नहीं है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मोलरिटी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन होता तो भी करेक्ट आंसर होता। तो कभी कभी मोलरिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन दिया हो सकता है, दैट विल आल्सो बी करेक्ट आंसर। रेशियो या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इन टर्म ऑफ ग्राम W/W अगर दिया है तो भी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। वो मोलरिटी है जो यहां दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज परसेंटेज W/W यानी वेट टू वेट परसेंटेज भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का है, इसको आप समझें। डेल्टा एच इंक्रीजेज, डेल्टा एस इंक्रीजेज फॉर गैस, डेल्टा एस डिक्रीजेज फॉर गैस और डेल्टा जी इंक्रीजेज फॉर गैस। तो देखो बच्चों, यहां पर एक चीज आप जानिए कि एडजॉर्प्शन में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एस इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। तो प्राइमरी कंडीशन तो यही है कि डेल्टा एस डिक्रीज करना चाहिए, बट ऑप्शन में है नहीं। अब डेल्टा एस इंक्रीज करता है, डेल्टा एस डिक्रीज करता है या डेल्टा जी इंक्रीज करता है, कैसे आप बता पाएंगे? तो यहां पर जो एक टर्म दिया है स्पॉन्टेनियस, ये क्लियर कर रहा है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, बट यहां पर इंक्रीज है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में देखेंगे एक रिलेशन से कि डेल्टा एस निगेटिव कैसे हो सकता है या डेल्टा जी निगेटिव कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी तो निगेटिव होगा। अगर हम डेल्टा एस को भी निगेटिव मान लें तब क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा देखिए, और डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव वैल्यू इस निगेटिव वैल्यू से मिलकर क्या होगी? मल्टीप्लाइड होके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये जो पार्ट है, कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव होगा, ये कंपोनेंट निगेटिव होना चाहिए। तो मस्ट है कि ये वाला कंपोनेंट डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब अगर डेल्टा एच निगेटिव हो जाए तो डेल्टा एच भी निगेटिव होगा और डेल्टा जी भी निगेटिव होगा। अब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब डेल्टा एस डिक्रीजेज विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि डेल्टा एस इज डिक्रीजेज फॉर गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इन पॉलीमर पीवीसी, पीवीसी स्टैंड्स फॉर। तो बच्चों ये नाम है क्लियर, आप याद रखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें समझने जैसी बहुत ज्यादा चीज नहीं है, सीधे आप याद रखिए कि क्लोराइड का एक ये पॉलीमर है। आपको जो इसमें महत्वपूर्ण है ये देख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जानिए कि विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं। दिस इज द मोनोमर ऑफ द PVC। कभी कभी इसका नाम आपसे पूछ सकता है IUPAC नेम, तो ये क्या है? एथीन है। आप कह सकते हैं कि 1-क्लोरो एथीन या क्लोरो एथीन भी इसको हम कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा है क्वेश्चन। मैनोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लिसरॉल। देखिए मैनोज, स्टार्च, सेलुलोज आप पढ़े भी होंगे, जरा सा ध्यान होगा। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कभी कभी ग्लिसरॉल पे आप अटक सकते हैं कि ये भी तो पॉलीहाइड्रॉक्सी है, बट बेटा आप जानते हैं ग्लूकोज
या कोई भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल केवल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यही ग्लिसरॉल्डिहाइड होता, दैट इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप कहीं पढ़े होंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। किसी बच्चे ने मुझसे इस पे पूछा था कि सर ग्लिसरॉल्डिहाइड तो हमने पढ़ा है, उसने ध्यान नहीं दिया कि ग्लिसरॉल यहाँ है। तो आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इसको हम मान सकते हैं एल्डोज सीरीज में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एथिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस COCl2, CH3CHO, CH3COCl, CH3CO, CH3। तो बच्चों आप जानते हैं कि एथिल अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिड में। एक सीरीज है, बहुत सिंपल सी सीरीज है कि जब भी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के बाद वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में। तो यहां देखिए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें कहीं एसिड नहीं है, केवल एल्डिहाइड है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैरासिटामॉल इज, आप जानते हैं बुखार उतारने के लिए यूज होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ दिया जाता है। एंटी मलेरियल, मलेरिया होने पे दिया जाता है। यद्यप मलेरिया में भी बुखार होता है लेकिन मलेरिया एक इन्फेक्शन है और उसके अगेंस्ट जब दवा दी जाती है तो उसको हम एंटी मलेरियल कहते हैं। सल्फा ड्रग्स है नहीं पैरासिटामॉल, तो इसका मतलब है कि दिस इज द एंटी पायरेटिक। ये बुक पायरो शब्द का यूज ही होता है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। एंटी पायरेटिक का मतलब हाई टेम्परेचर को कम करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों देखिए एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज, एसीटोन। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज, सब में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हैं और आप जानते हैं कि कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए एसीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों टेस्ट देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज और एसीटोन में एसीटोन कीटोन है। दिस इज व्हाई दिस कैन नॉट गिव द टॉलेंस टेस्ट। तो बच्चों आज इतना ही। इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भेजिए जिससे पता चले कि क्या रियली ये आपके लिए यूजफुल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए हमें आसानी होगी, अच्छा भी लगेगा कि आपको ये मैटर भेजे जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।